हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं। फिर से वही एक ज़बरदस्त इक्वेशन रिएक्शंस के साथ, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के साथ। ओके, अगर एक वर्ड में कहे तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बोर्ड का, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आज उसी के साथ हम प्रेजेंट हुए हैं। तो दोस्तों तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक 21 क्वेश्चंस तक हमने 24 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों 25 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 25 क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? अगर क्वेश्चन आता है व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज अ टर्चरी ग्रुप, comma the halide formed is a tertiary halide why? तो दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज अ टर्चरी, माना कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई एक एल्काइल ग्रुप है और वो कैसा ग्रुप है? टर्चरी है। ओके, तो हमने कहा द हैलाइड फॉर्म्ड इज अ टर्चरी हैलाइड। कोई भी ग्रुप टर्चरी ग्रुप है, उसका जो हैलाइड बनेगा वो भी कैसा होगा? टर्चरी हैलाइड होगा। इसके पीछे रीजन क्या आता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्चरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो टर्चरी ये आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, ये कोई हमारा टर्चरी हैलाइड है। ओके दोस्तों, हाँ, किसी भी टर्चरी हैलाइड की अगर बात करेंगे तो टर्चरी हैलाइड वो होता है कि जो डायरेक्टली सी के साथ जुड़ा होता है। ओके, और उस सी के साथ पास कोई भी एच नहीं होता, उसके चारों ओर क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इज इट क्लियर? हाँ। अब हमने कहा गया कि जब ये रिएक्शन होगी, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसमें सिंपल सी बात आएगी कि हैलाइड आयन बाहर निकल के जाएगा। आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा हैलाइड के रूप में, एक्स हैलाइड आयन के रूप में हमारा ये बाहर निकल जाएगा। ओके, अब हमने कहा गया कि जब ये निकलेगा तो यहाँ पर क्या होता है? तो ये क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप बोलेंगे। समझिए कि एक चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमने जब ये जाएगा तो इससे क्या होगा? अगर ये प्राइमरी के साथ जुड़ा होता, आर एक्स जुड़ा होता, तो यहाँ पर जब ये जाता तो यहाँ पर क्या बन जाता? आर प्लस बन जाता, और ये क्या प्लस एक्स माइनस हो जाता, आर, और ये होता है सी एच, और इधर को होता आर डैश और यहाँ पर होता एक्स। ओके, तो यहाँ कंडीशन में क्या बनता है? ये आर सी एच और नीचे हो गया आर डैश, ये प्लस हो जाता और यहाँ पर फिर से एक्स बाहर निकल जाता। ओके, तो सिंपल सी बात यह है कि जब इस रिएक्शन में, इस स्टेप के अंदर ये होगा कि हैलोजन जो होगा, हैलोजन जो हैलाइड आयन होगा वो लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा? लिविंग ग्रुप। मींस व्हेन लिविंग ग्रुप is leave, then it creates a more stable carbocation, and it follows क्या? SN1 रिएक्शन। दोस्तों थोड़ा सा अटपटा है, देखेंगे थोड़ा सा क्या रहता है। ये बोल रहा है कि जो लिविंग ग्रुप है, वो लिविंग ग्रुप जब जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन। और कैसा कार्बोकैटायन बनाएगा? टर्चरी में एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। क्यों? क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है? SN1 को। ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है? अगर टर्चरी का नाम आ जाए और हैलोजन की हैलाइड का बात आ जाए तो समझ लेना वो किसके बारे में बात कर रहा है? SN1 के बारे में। SN1 में क्या होगा कि टर्चरी
वो कैटायन ज़्यादा वो होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है। तो टर्शरी के बाद जब आई तो इसमें जब लीविंग ग्रुप जाएगा तो वो क्या बनाएगा, क्या क्रिएट करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, SN1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। इसी वजह से दोस्तों क्या होगा कि ये हैलाइड फॉर्म जो होगा, ये हैलाइड जो बनेगा वो क्या होगा, जो हैलाइड बनेगा तो वो कैसे बनता है, जब किसी भी एल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर टर्शरी होगा तो टर्शरी क्या बनेगा, हैलाइड ही बनेगा। वो क्यों, जब हैलोजन निकलेगा हैलाइड के रूप में, लिविंग ग्रुप निकलेगा तो एक ऐसा कार्बोकैटायन बनाएगा जो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, क्योंकि SN1 के रेस्पेक्ट में फॉलो भी करता है उसको, और उसके रेस्पेक्ट में ये होगा कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी उससे कम है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों यह बिल्कुल क्लास का सिलसिला जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, अपने रिलेटिव्स को जोड़िए दोस्तों। हम अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो लेके आते हैं आई होप कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों बिल्कुल फास्ट रहिएगा, ओके, स्क्रीनशॉट लेने में बिल्कुल फास्ट, समझना है और स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, ओके। स्क्रीनशॉट लोगे समझोगे नहीं कोई बेनिफिट नहीं, और समझोगे स्क्रीनशॉट लोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन C6H5 why, what is the reason behind it। तो ये बोल रहा है कि कोई बॉन्ड है OCH3 में, जो बॉन्ड है वो वीक है किससे, OC6H5 से। ये वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बात कही जाए तो ये क्या है, वीक है। यही बता दिया कि ये वाला इससे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे अगर बेंजीन की बात आती है तो क्या है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3 ही है। इसकी बात कहेंगे C6H5 और ये क्या है, O है। समझ में आ गया होगा, यहां पर क्या डबल बॉन्ड हो तो यही होता है, बिकॉज यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। बिकॉज इन फिनोक्साइड पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट okay, which requires a large amount of heat to break as compared to methoxy ग्रुप, एज कंपेयर टू मिथॉक्सी ग्रुप। समझ लीजिए दोस्तों, सिंपल सी बात है क्या कि OCH3 बॉन्ड वीकर है जबकि ये वाला स्ट्रॉन्ग है। क्यों? यही रीजन होता है क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, क्योंकि फिनोक्साइड में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, जिसके लिए क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है इसको तोड़ने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये वीक हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी, बट समझना है, बिना समझे कुछ नहीं होगा दोस्तों, ओके। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि ये कहता है कि प्रोपेनॉल has higher boiling point than that of
ब्यूटेन। वाई? रीजन क्या हो गया इसके पीछे? रीजन ये कहा गया है कि सिंपल क्वेश्चन ये है कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लिख देते हैं प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बीपी हाई होता है, जबकि ब्यूटेन का क्या होता है? लो होता है। ये बात कर रहा है, बीपी लो होता है। प्रोपेनॉल का हाई होगा, ब्यूटेनॉल का क्या होगा? लो होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे इन प्रोपेनॉल व्हाट? OH बॉन्ड इज प्रेजेंट। OH बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, OH बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है? OH बॉन्ड। या हम ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोपेनॉल ड्यू टू OH group, but butane does not. समझ लो दोस्त, क्या होता है कि प्रोपेनॉल में OH ग्रुप होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉल में OH ग्रुप होगा, जबकि इसमें कोई भी OH ग्रुप नहीं होता है। तो बात ये कहता है कि प्रोपेनॉल में OH बॉन्ड इज प्रेजेंट, OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये भी नहीं कहो तो दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रोपेनॉल में। क्यों? OH ग्रुप की वजह से, बट ब्यूटेन में नहीं होती। Hence more energy is required to break. क्या होता है कि तो इसी वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। That's why the boiling point increases or we get boiling point higher than that of किससे? ब्यूटेन। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा देख लीजिए, क्या बोला मैंने? यही बोला है कि इसमें क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH की वजह से, जबकि ब्यूटेन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको क्या करने के लिए? इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसी वजह से क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है और इसका घट जाता है। एक ही चीज़ है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से बढ़ जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? सिंपल सा है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप कि ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बिल्कुल मस्त तरीके से दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, यस। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन की, तो 27 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 27 क्वेश्चन ये कहेगा कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे क्वेश्चन अल्कोहल, फिनोल, इथर से चल रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आपका कोई भी क्लास मिस हो। हाइड्रोकार्बन वाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल्स पानी में बहुत ज़्यादा घुलते हैं, किसके कंपेयर में? हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। सिंपल सी वही बात आ गई कि अल्कोहल्स की अगर बात आ रही है और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बात आ रही है, इसमें OH बॉन्ड होते हैं, जबकि इसमें कोई OH बॉन्ड नहीं होते। इसमें OH बॉन्ड होते, इसमें OH बॉन्ड नहीं होते। तो OH ग्रुप होता है, इसमें OH ग्रुप नहीं होता। तो यही है कि OH ग्रुप होगा तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड।
it forms hydrogen bond with water, it forms hydrogen bond with water, hydrogen bond with water, but hydrocarbon does not। भाई यही पता है कि इसका एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अगर पानी में सोल्युबिलिटी की बात आएगी, पानी में अगर सोल्युबिलिटी की बात आएगी तो समझ लेना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नहीं सोल्यूबल है तो नहीं बना रहा। एक रीजन है इसका कि पानी में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो सोल्यूबल है, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इनसोल्यूबल है। क्या है वो? इनसोल्यूबल है। बस यही बात ध्यान रखनी है, ये वाली बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सोल्यूबल है, अगर कहेंगे सोल्यूबल है तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनसोल्यूबल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्लियर ना? OH है, पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो पानी में सोल्यूबल है, ये नहीं बनाता तो नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक लाइन का कॉन्सेप्ट, वन लाइनर कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मूव करते हैं जल्दी से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगले क्वेश्चन 28 क्वेश्चन के बारे में। 28 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 28 क्वेश्चन ये कहता है कि एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल इज मोर, किससे? इज मोर देन इथेनॉल। व्हाई? कि फिनोल के एसिडिटी, एसिडिक तो दोनों होते हैं, इथेनॉल भी होगा, फिनोल भी होगा। कैसे कहेंगे? तो देखेंगे CH3CH2OH एंड फिनोल हो गया ये OH, दोनों के दोनों हैं। अब एसिडेट हैं पक्का, तो दोनों के साथ किसकी रिएक्शन कर दो? किसकी? मेटल के साथ रिएक्शन कर दो, मेटल के साथ रिएक्शन कर दो दोस्तों। क्या होगा? मेटल के साथ रिएक्शन करने पर, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होने पर क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे। HCl H2SO4 ये क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे, बट HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस देता तो है बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस देगा उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। तो हमने कहा HCl और H2SO4 ये देंगे, तो हमने कहा गया इसका एसिडिक नेचर क्या होगा? जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो CH3CH2ONA आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। CH3CH2ONA ये सोडियम इथोक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सोडियम इथोक्साइड। अभी मैं अलग से एक्सटर्नल चीज बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, इसका अलग है, इसका अलग है। फिनोल भी रिएक्ट होके क्या बना लेता है? क्या बना लेगा? ये सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एसिडिक होता है, बट हमने कहा गया ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। क्यों? ऐसा रीजन क्यों है कि ये तो ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है तो एसिडिक दोनों, पर ये ज्यादा है और ये कम है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो हम इसके पीछे अगर बात करें तो दोस्तों क्या होगी? सिंपल सी है बात। इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? इसके बारे में। तो क्या होता है? इन फिनोल क्या होगा? फिनोल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। sp2 हाइब्रिड इन फिनोल, इसमें एक को लिखो OH ग्रुप, OH ग्रुप इज attached to the sp2 hybridized carbon atom. Okay, so by losing the proton, अब देखिए प्रोटॉन है क्या इसमें? O है या H है? H प्रोटॉन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है। by losing the proton it forms क्या बनेगा?
अगर ये है फिनोल, O है और H है, H अगर चला जाए, H चला गया तो क्या बन गया, O बन गया, O पे निगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो गया, फिनोक्साइड आयन, इट फॉर्म्स फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन विच अंडरगोज, लिख दो इसमें इजी आएगा और पूरा करके, विच अंडरगोज किसमें, रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड गेट स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड बट इथेनॉल डज नॉट। देखो सिंपल सी बात है, क्या बात कही गई है, देखिए दोस्तों कि OH ग्रुप है, OH फिनोल है, फिनोल बेंजीन के ऊपर OH फिनोल है, फिनोल के अंदर OH हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, बात करेंगे जब क्या होगा, जब फिनोल प्रोटॉन लॉस करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, O माइनस, बेंजीन के ऊपर O माइनस, मतलब फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। ओके, प्रोटॉन गया, फिनोक्साइड आयन बन गया, क्लियर ना, क्योंकि प्रोटॉन जाता है, जब प्रोटॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज इस वजह से आता है दोस्तों। ओके, तो फिनोक्साइड आयन जब बन जाता है तो ये किस में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में। ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, तो ये रेजोनेंस यहाँ पर सिंगल है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इस टाइप से होने लगेगा, पता भी होगा आप लोगों को कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड, और स्टेबलाइज हो जाएगा बट इथेनॉल नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई, और क्या हो जाएगा, फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक देन किससे, इथेनॉल, इथेनॉल से क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर से समझ लो, OH है फिनोल, प्रोटॉन लॉस किया, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बन गया, फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के बाद स्टेबलाइज हो गया, और जब स्टेबलाइज हो जाता है बट ये नहीं हो पाता, तो स्टेबलाइज होने के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, इथेनॉल की कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाती है। ओके ना, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग ही नए टॉपिक्स के साथ, नए नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।